नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 26 अगस्त को थर्ड शिफ्ट के अंदर हुआ है, उसके सभी 25 के 25 मैथ के क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। ये हमें भेजे रोहित गौतम ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य दोस्तों ने भी भेजे हैं, उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले पाया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना पेपर। आपको बता दूं दोस्तों, टेक्स्ट बुक की तरफ से आज 27 और 28 अगस्त को 14 मंथ पास की सेल चल रही है। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हो। साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना, मैक्सिमम 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाने से फायदा क्या है, एग्जाम में लाखों कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, उसी प्रकार टेक्स्ट बुक पर भी लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपकी रैंक पता चल जाती है। और इनका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो सेम जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, डैशबोर्ड इंटरफेस वगैरह उसी प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर हो पाएगा। जरूर आज इस डील को ग्रैब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं। इसमें एक चीज और दी होती कि या तो ए स्टार्ट करता है या बी स्टार्ट करता है, ये नहीं लिख रखा है इसमें, तो हम मान लेते हैं ए स्टार्ट करता। तो पूछा है कुल कितने दिनों में काम हो पाएगा। तो देखो, ए से 10 दिन में करता है, बी से 12 दिन में कर सकता है काम को। इस प्रकार से टोटल काम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लिया है। यहाँ से प्रत्येक की क्षमता आ जाएगी 6 और 5, इस प्रकार से आ चुकी है। अब देखो, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, इस प्रकार से हमने माना है। तो 2 दिन का काम हम निकाल सकते हैं। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 और 5 को जोड़ दिया है, टोटल काम कितना है, 60 है। 60 है। तो देखो, हमें 60 के पास पहुंचना है। कितने से मल्टीप्लाई करें इसको, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 66 हो जाएगा। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 55 कम ही रखना है हमें, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से करोगे तो 10 दिन, यानी कि 10 दिन का काम कितना हो चुका है, 55 हो चुका है। कुल टोटल काम कितना था, 60 था। तो 55 में से 60 और कितने का अंतर बच चुका है, 5 का, यानी 5 काम हमारा बच चुका है। अब कौन करेगा अगले दिन, ए करेगा, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं, प्रत्येक एक एक दिन कर रहा है बारी बारी से। अब नंबर आ चुका है ए का। ए एक दिन में 6 बनाता है, तो 5 बनाने में कितना टाइम लगाएगा, वो 5/6 दिन लगाएगा। 5/6 दिन लगाएगा, यानी एक दिन भी नहीं लगाएगा वो बनाने में, 5 यूनिट। ठीक है, तो कुल टोटल कितना टाइम लगा, 10 दिन ये और 5/6 ये। तो हम कहेंगे 10 सही 5/6 दिन टोटल दिन में काम पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब कह रहा है कि ए आधे ही दिन काम करे यदि, और बी पूरे दिन काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ए और बी काम कर रहे हैं। ए 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में काम कर सकता है। टोटल काम 60 हो जाएगा। यहां से आपका 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है। अब देखो, वो क्या कह रहा है कि ए है ना, पूरे दिन काम करता है तब तो 4 आता है, ठीक है। मगर वो कह रहा है कि आधे ही दिन काम करे यदि ए, तो आधा ही बना पाएगा। एक दिन में यदि 4 बनाता है तो अब 2 ही बना पाएगा आधे दिन में। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो समय क्या आ जाएगा, समय बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन क्षमता या इफिशियंसी कह दो। टोटल वर्क हमारा 60 है। ए एक दिन में 2 बनाएगा क्योंकि आधा ही दिन काम कर रहा है, और बी 3 बनाता है। तो इस प्रकार से 60/5 इक्वल टू 12 दिन टोटल उन्हें काम पूरा करने में लगेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया 6 की पावर 2, ये आपका 36 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 16 हो जाएगा। सबको जोड़ना 61 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति के 5 बेटे, उनकी आयु में अंतर 3 वर्ष का है। सभी की कुल आयु दे रखी है 60 वर्ष। सबसे छोटे की बतानी है। तो देखो, हमें यहाँ समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है जहां पर n होता है पदों की संख्या, a हमारा पहला पद जिसको हमें निकालना है, और d हमारा क्या होता है, अंतर होता है। d हमारा क्या होता है, अंतर होता है। वैल्यू रखते हैं। योग हमें 60 दे रखा है, नंबर ऑफ पद 5 दे रखे हैं, बाई 2
और a की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर n की वैल्यू 5 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा और d कितना आपका 3 है, अंतर 3 है। तो यहाँ से 2 और 5 उधर जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 12 और 2 24, ये आपका 24 हो जाएगा बराबर 2a प्लस 12। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा और a की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, यानी सबसे छोटा पद कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर 18% का लाभ होता है यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। अब अंकित मूल्य पर 10% की यदि छूट दे देता है तो वस्तु पर कितना लाभ होता है ये पूछा गया। एक आपका कॉस्ट प्राइस होता है, एक आपका मार्क प्राइस होता है, एक आपका सेलिंग प्राइस होता है। देखो कॉस्ट प्राइस हमारा है 100 मान लिया, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 18 बढ़ा दो 118 हो गया। अब मार्क प्राइस पर वो 10% की यदि छूट देता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 118 का 10 की छूट दी है तो इसका 90% निकाल दो, वही हो जाएगा। जब आप 90% निकालोगे इसका तो ये आपका 106 आ जाएगा, 106 इतना आ जाएगा और नीचे आपका एक जीरो से कट जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो 106.2 आपका आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अपना कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, सेलिंग प्राइस है 106.2, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया है, हम कहेंगे 6.2 का अंतर आ गया है। जो ये 6.2 आया है वही हमारा प्रतिशत लाभ है। प्रतिशत लाभ क्यों है, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस को 100 माना है और 100 को देख के ही जो लाभ निकाला जाता है वही परसेंटेज लाभ होता है। तो 6.2 हमारा प्रतिशत लाभ हो गया है, 6.2% लाभ होगा सेलिंग प्राइस पे। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो वह ग्राहक को कितना सामान तोल कर देता है, ये पूछा गया। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कितना परसेंटेज लाभ हुआ है, यदि वो क्रय मूल्य पे भी दे रहा है तो हम कहेंगे कि यदि 20% को मैं भिन्न के अंदर लिखूं तो 1/5 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि 5 में से 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, यानी 5 पे 1 का लाभ होगा तो 1 बढ़ाकर 6 हो गया इस प्रकार से। तो ये तो लाभ की बात है। तो मात्रा की बात यदि करते हैं तो इसको आप उल्टा कर दो, 6 से 5 कर दो, 6 रेशियो से 5 रेशियो कर दिया इस प्रकार से। अब देखो स्टार्टिंग में कितना था, 1000 रुपए था, यानी 1000 ग्राम था, रुपए क्या 1000 ग्राम था। स्टार्टिंग में मात्रा जो भी होती है 1 किलो की होती है, 1000 ग्राम की होती है। अब वो कितनी दे रहा है, स्टार्टिंग में दे रहा था 6 अनुपात, अब दे रहा है 5 अनुपात। ठीक है, यानी कि जो उसके पास थी, जो उसने बताई है कि मैं इतनी दूंगा आपको, उतनी नहीं दे रहा, कम दे रहा है। वो कितना बताया, 6 अनुपात बताया है, दे कितना रहा है 5 अनुपात। 6 की वैल्यू एक्चुअली में 1000 ग्राम है, क्योंकि कोई भी वस्तु 1 किलो होती है, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। तो 5 का हमें निकालना है, तो हम जानते हैं कि देखो 6 अनुपात की वैल्यू है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000/6 कर दोगे, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 1000/6 इंटू 5 इस प्रकार से कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे जो भी वो आपका आ जाएगा। लगभग आपका एक तो या तो 5000/6 इस प्रकार से ऑप्शन होगा, या फिर इनको सॉल्व करके 800 कुछ आ जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7, x की क्यूब दे रखी है -5x - 14 बराबर 0। तो ये कौन सा कथन सही है, इनमें ये बताना है। अब देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है, x की पावर 3 दे रखी है, यानी कि इसका मतलब ये कौन सी है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में, क्या ये रेखिक इक्वेशन है। रेखिक इक्वेशन में जो सबसे बड़ी x की पावर होगी वो 1 होगी, इसलिए ये नहीं है। दूसरा है द्विघात समीकरण है, ये भी नहीं होगा। चौथे में भी आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन कट गए हैं कि सबसे बड़ी पावर यदि 2 होती तो हम कहते द्विघात है। ऑप्शन सी की बात करें, यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात है। तो 2 भी कट हो गया और 4 भी कट हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस प्रकार से दिया गया था और लगभग में हमें मान, अप्रोक्सीमेट में मान बताना था।
और जिस बच्चे ने बताया उसने कहा है कि आंसर जो आया है 121 आ रहा था। तो देखो करते हैं इसको, 99.01 को हम 99 लिख सकते हैं और 10.93 को मैं नीचे लिख देता हूं, इसको मैं 11 लिख सकता हूं, प्लस में 16 इंटू 7 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 11 से इसको काटोगे तो 9 बार जाएगा और 16 7 112 हो जाता है, दोनों को जोड़ोगे तो 121 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक गोले का व्यास आपको हाफ दे रखा है, यानी कि हाफ मीटर, तो हमें क्या दे रखा है, व्यास। व्यास को हमने डी से दिखाया, हाफ मीटर मान लो। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे इसको और आधा कर दो, 2 से भाग और दे दो तो 1/4 मीटर हो जाएगी। तो संपूर्ण पृष्ठ का गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। मान रख दो 4 इंटू, एक बार पाई का पाई रखते हैं, ठीक है, पाई का पाई रख लेते हैं और आर का मान 1/4 रख देते हैं इस प्रकार से। तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये हमारा आ गया π/4 आ गया। या तो इस प्रकार से दिया गया होगा या फिर पाई का मान रख दिया होगा। पाई का मान यदि हम रखते हैं तो 22/7 हो जाएगा और नीचे आपका 4 है तो ये कट के आपका आ जाएगा 11 और नीचे 14 हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से दिया होगा या इस प्रकार से दिया होगा, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 171, 172 और 173 को जब 17 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल बचेगा। यदि इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो आपको ऐसे सवालों को कैसे करना है, आप पहले में भाग दोगे, दूसरे में भाग दोगे, तीसरे में भाग दोगे और जितना शेषफल बचता है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो 171 में 17 का भाग दिया, 10 बार गया, कितना बचा, 1, तो 1 लिख दिया। इसी प्रकार से 17 का 172 में भाग दिया तो यहाँ से 2 हमारे पास शेषफल बच गया और यहाँ पर 3 शेषफल बच गया। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, नीचे 17 रखना है, 6 आ गया बटे 17। यदि ये संख्या बड़ी आ जाती तो हम वापस से 17 का भाग देते, तो यहाँ पर छोटी आई है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेषफल है वो 6 है, ठीक है, ये हमारा शेषफल है। यदि बड़ी संख्या आ गई वापस से आप भाग दो 17 का और जितना शेषफल बचता है उसको हम कह देंगे कि ये हमारा शेषफल है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, 9 की पावर 6 दे रखा है, 12 की पावर 4 दे रखा है, 7 की पावर 7 दे रखा है और सब मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि गुणा के अंदर है। के अभाज्य गुणनखंड का योग बताना है हमें। कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, अभाज्य टोटल अभाज्य गुणनखंड बताने कि कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड, टोटल अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम, कि देखो 9 की पावर 6 दो रखी है, अब हम इनको अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बाहर पावर है 6 इस प्रकार से, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में किसके। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 ये लिख सकता हूँ और इसकी बाहर पावर है 4, एक हमारे पास है 7, 7 की पावर 7 इस प्रकार से। अब देखो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 की पावर 2 और 6 मल्टीप्लाई होके ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 4 हो जाएगा, 7 की पावर 7 हो जाएगा। 2 की पावर कितनी है, कुल टोटल 8 है। 3 की पावर सभी पावर को जोड़ दो, यहाँ 12 है और यहाँ पे 4 है आपकी, यहाँ पे 12 है, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 3 की पावर 16 हो गया। 7 की पावर कितनी है 7 है। अब नंबर ऑफ हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो क्या करने, इन सबको आप जोड़ दो। तो देखो एक तो 8 है, एक 16 है, एक 17 है, टोटल इतने अभाज्य गुणनखंड होंगे 8, 16 और 17। इनको जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 24, 24 और 7 कितना होता है 24 और 7 आपका 31, 41, टोटल 41 गुणनखंड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना अधिक होगा। तो देखो 20% को मैं भिन्न में 1/5 लिख सकता हूं, ठीक है। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो मैं कहूंगा कि देखो पहले तो है बी ए से कितना कम है, तो कितना कम है, यदि ये 5 है तो 1 कम होकर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 कम कर दिया तो कितना हो गया 4 हो गया। अब पूछा है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, कौन, बी ए से, ए बी से 20% कम है, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा।
यानी ए बी से कितना परसेंट कम है, इतना है। अब कहा गया है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, ये बताना है। तो किसको बताना है, बी को बताना है ए के रिस्पेक्ट में। आप क्या करो, इनको उल्टा लिख दो, ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, आपका कितना अधिक है, हम कहेंगे 1 अधिक है। यानी कि बी 1 अधिक है 4 से, केवल मैंने वैल्यूज को इधर उधर लिखा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 अधिक है। परसेंटेज के अंदर बात करें तो 1 4 का कितना परसेंट है, हम निकालेंगे 25% है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये तो समझाने का तरीका। आप क्या करोगे, 5 से 4 हो गया इस प्रकार, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये इससे बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 घटाया गया है, यहाँ पे 1 बढ़ाया गया है। तो किस पे बढ़ाया गया, ये 1 4 पे बढ़ाया गया, तो आप 1/4 × 100 ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 25%, वही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। x बराबर इतना दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर का योग बताना है हमें। जब भी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करना होता है तो हम इसको पूरे को ओपन करेंगे नहीं, आप डायरेक्ट करोगे। क्या करोगे, 2 का स्क्वायर कर दोगे और 5 का स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ोगे और डबल कर दोगे। ये तो इनके योग का है। जब भी यदि योग पूछे तो आप क्या करोगे, स्क्वायर का यदि योग पूछा गया, यानी कि ये मान लो कि आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस यदि वाई स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, और इधर हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करोगे। जब ऐसा दिया गया है तो आप 2 का स्क्वायर करोगे, कितना हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर करोगे, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, हो गया, दोनों को जोड़ोगे और डबल कर दोगे इस प्रकार से। तो 9 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए हैं। यदि हमें ये निकालना होता तो हम क्या करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 और √5 को मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 गुना कर दोगे, ये करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8 √5 हो जाएगा, 8 √5 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक सवाल दिया गया था कुछ इस प्रकार से, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स और फिर साइन एक्स बटे 1 माइनस कोस एक्स। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं उनको एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, कि इन दोनों को सरल कर रहे हैं। क्या होगा, अब देखो मैं इसको है ना यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से हम हटा के इसको यदि यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, चलो ठीक है। एक बार आप इसको छोड़ दो, मैं यही लिख देता हूँ, साइन एक्स दे रखा है, नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल था। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो आप, क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा और 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा। इस प्रकार से ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इस प्रकार से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स इधर भी है, साइन स्क्वायर एक्स इधर भी है, और नीचे चाहे कुछ भी हो। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स और ये है, नीचे आपका था साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स घटाओगे तो ये पूरा चाहे नीचे कुछ भी हो ये 0 हो जाएगा। तो हमें पता चल चुका है इतने भाग का मान तो 0 हो जाएगा, इतने भाग का मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर वाला बचा है, इधर वाले का हम क्या करेंगे, या तो आप इसके अंदर इतना भाग यदि आपका 0 हो गया है तो या तो इतने में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, सिंपल, जैसे कोई भी वैल्यू दी हो आपको ऑप्शन ध्यान में रखने पड़ेंगे, वही वैल्यू आपको ऑप्शन में पुट करनी पड़ेगी, वही सवाल में पुट करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे यदि साइन की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 हो जाएगा, नीचे आपका कोस 0 1 होता है, तो ऊपर 0 नीचे 1 तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 बटे कुछ भी हो तो वो 0 होता है, तो उस वजह से मान 1 आ जाएगा आपका। यदि ऐसे देखा जाए तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। फिर आपको ऑप्शन जो भी दे रखे हैं जैसे कोस एक्स, साइन एक्स जो भी दे रखा होगा उसमें भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे इसका आंसर कोस एक्स आएगा तो वहां पर एक्स की जगह आप कितना 0 पुट करोगे, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस प्रकार से आ जाएगा।
यदि दो ऑप्शन से सेम वैल्यू आ जाए तो फिर आपको दूसरी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। और यदि हम वैसे करते हैं बेसिक से तो क्या होगा, अब इन दोनों का भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका यदि आप एलसीएम लेते हो तो ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और बटे में आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस एक्स। देखो ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है ना, उसको हम क्या ओपन कर सकते हैं, हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है आपका 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, इस प्रकार से। तो ये रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये चीज इधर भी है और उधर भी आ जाएगी, तो 1 प्लस कोस एक्स आपका कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या, बाकी यहाँ पे तो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और साथ में 1 माइनस कोस एक्स ये बचेगा आपका। तो 1 से आपका 1 कट जाएगा, बाहर माइनस था ये माइनस रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और नीचे आपका 1 प्लस कोस एक्स है नीचे भी, तो ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, कोस एक्स आपका बचेगा, कोस एक्स बचेगा। नहीं तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वो सबसे आसान तरीका है। इतने की वैल्यू तो अब आपको हमेशा याद रखनी है कि ये 0 होती है, और बाकी यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके देख लिया, पूरे में भी आप वैल्यू रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक घनाभ आकार में घनाभ की लंबाई व चौड़ाई, तीसरी जो भुजा है घनाभ की वो 12 है, उसकी लंबाई कितनी है 25% और चौड़ाई 50% है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो तीसरी भुजा हमारी 12 है, एक लंबाई होती है, एक आपकी चौड़ाई होती है और एक आपकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई को हमने x से दिखा दिया है। देखो अब ये दे रखा है कि तीसरी भुजा आपकी 12 है, 12 का 25% है आपकी लंबाई, तो 12 का जब आप 25% निकालोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। चाहे 12 का 25% यदि आप निकालते हो तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और 4 से काटोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। और जो चौड़ाई है वो आपकी 6 आ जाएगी, क्योंकि 50% है वो तीसरी भुजा की। तो इस प्रकार से हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की माप आ चुकी है। अब हमें कुल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है, ये लगाना है अब आपको। तो 3 इंटू 6 करोगे तो ये आपका 18 आ जाएगा, 6 इंटू 12 करोगे तो 72 आ जाएगा, और ये आपका 36 आ जाएगा। अब आप इन सबको यदि जोड़ते हो 18 और 72 90, और इसको जोड़ोगे तो 126 आ जाएगा। यदि इसका डबल करते हो 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि डबल, तो ये आपका 252 आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ चुका है, 252। क्वेश्चन नंबर 16। एक 3 अंकीय संख्या है जिसके अंक है जो 1:2:3 के अंदर है, इस प्रकार से दे रखे। तो देखो जैसे मान लिया कोई भी संख्या है 3 अंकों की, कि जैसे आप एक बार मान लो कि ये है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये सैकड़े का अंक हो गया। इकाई का अंक 2 है, दहाई के अंक को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, या 30 लिख सकते हैं, अलग से 30 भी लिख सकते हैं। और इस 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 400 लिख सकते हैं, इस प्रकार से। इनको जोड़ोगे तो 432 आएगा, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि 1:2:3 के अंदर है, 1:2:3 के अंदर है। तो हम क्या करते हैं कि पहले था इनका अनुपात 1:2:3 था, चाहे आप इसको x के रूप में मान लो, x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसके साथ आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। यदि हमें संख्या बनानी है तो इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन सबको जोड़ दो, ठीक है। ये हमारी पहली संख्या हो गई। तो हम पहली संख्या को क्या कह सकते हैं कि आपका x सब में से मैंने कॉमन ले लिया है, और बाकी जब आप जोड़ोगे तो वही आपका बनेगा 123 बन जाएगा। इस प्रकार से पहली संख्या आपकी हो गई है, ये हो गई है, या हम इसको लास्ट में लिख देते हैं x को 123x।
दूसरे हमने अंकों को उल्टा कर दिया है, 3 2 1 कर दिया है। अब अनुपात क्या हो गया आपका 3x 2x हो गया 1। तो ये इकाई का अंक है, दहाई को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो इनमें x तो आपका क्या आ जाएगा, इसको भी तो x से मल्टीप्लाई किया, x तो आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर जोड़ोगे तो 300, ये 300 होगा, ये 20 होगा और ये 1 होगा, तो 321 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 321x, ठीक है। और इन दोनों का योग किसके बराबर है, 1332 के बराबर है। तो यहां से आप जोड़ोगे तो 4 इंटू एक्स बराबर 1332 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आप इसको यदि 4 से काटते हो तो कितना बार जाएगा, 4 तिये 12, तिये तिये इस प्रकार से चला गया, ये नीचे 111 आ गया। तो कितना बार गया, x की वैल्यू 3 आ गई है, x की वैल्यू 3 आ गई है। तो आप किसी भी संख्या में 3 रख दो। यहाँ से जो पहली वाली हमारी संख्या थी वो कितनी थी, तो देखो अंक दे रखे हैं 1:2 में, x 2x और 3x में थे। पहले अंक हमारे x था, 2x था, फिर 3x था। सबकी जगह 3 3 रख दो, कितना आ जाएगा, ये आपका पहला अंक 3 आ गया, यहाँ पर 3 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या कितनी हो गई है, 369, ये हमारी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हो गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17। अब देखो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 4 5 6 संख्या दे रखा है, उनका माध्य आपको 20 दे रखा है। माध्य 20 है, 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये x का मान हमें निकालना है। अब इधर आप संख्याओं को जोड़ो, 1.5 है और 38.5 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा। अब देखो ये 27 है, 40 और 27 जोड़ोगे 67 हो जाएगा, और ये 1 और जोड़ लो, 67 से 68 हो जाएगा। 68 में से यदि 2 घटाते हो आप तो 66 आ जाता है, 66 आ जाता है। फिर उसके बाद में x वालों को जोड़ लो, ये आपका 2x है, यहाँ पे x है, ये 5x है, तो ये टोटल आपका 8x हो गया, 8x हो गया, प्लस 8x लिख दो। और ये किसके बराबर होंगे, कुल टोटल योग आपका 120 के बराबर होंगे। तो यहाँ से 8x बराबर आपका 120 माइनस 66 आ गया, ठीक है। तो इनको अब आप घटाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यदि ये 60 होता तो 60 बचता, 60 से 6 ज़्यादा है तो ये आपका 6 कम हो जाएगा, 60 से 54 बचेगा। तो x बराबर 54/8 इतना। अब यदि ये 56 होता, 56 कब आता, जब यहाँ 64 होता। अब देखो इस प्रकार से था, इसका भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज हो सकती है, मगर x का मान इस प्रकार से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब आपको एक संख्या दे रखी है 0.13241 और 41 के ऊपर बार है, इसको आपको p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या लिख दो 13241। अब जितनों पे बार नहीं है उतना घटा दो, 132 इसमें से घटा दो, जितनों पे बार है उतने नीचे 9 लगा दो, ठीक है। और जितने पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो। 3 पे नहीं है, 3 0 लग गई। अब आप इसको घटाते हो, कितना आएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक आई हासिल, 4 में से 4 घटाओगे आपका 0 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे 1 आएगा और बाकी आपका 13 आ गया, और नीचे 99000। इस प्रकार से ये आपका p/q रूप में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19। राजन का विवाह है अब से 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब वर्तमान में आयु उसकी उस समय की आयु की कितनी है, 1 + 1/5, या इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/5, दोनों की वैल्यू एक बराबर ही होती है। इसको हम यदि भिन्न में चेंज करते हैं, सरल भिन्न में, तो ये आपका 6/5 हो जाएगा। यानी कि 10 साल पहले 5 थी तो अब 6 अनुपात हो गई है। कहने का मतलब कि 10 साल पहले 5 अनुपात थी, अब 6 अनुपात हो गई है। उसकी बेटी छवि उसकी वर्तमान आयु की 1/10 है, यानी कि ये 6 है तो इसकी 1/10 है। तो हम इसको आसान करने के लिए 0 लगा देते हैं दोनों तरफ, ठीक है।
रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखो इसका 1/10 निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने अनुपात में सारी वैल्यू निकाल ली है। अब हम एक्चुअल वैल्यू देखते हैं, इनके बीच में कितने का गैप है, 10 अनुपात का गैप है। और ये 10 अनुपात कितने के बराबर है, ये 10 वर्ष का ही गैप था, तो 10 अनुपात की वैल्यू 10 के बराबर है, 1 अनुपात की वैल्यू 1 के बराबर हो गई। ये हमें पता चल गया कि 10 अनुपात की वैल्यू 10 वर्ष के बराबर, 1 अनुपात की वैल्यू 1 वर्ष के बराबर हो गई है। ठीक है, तो उसने इसकी छवि की उम्र बतानी है, जो राजन की बेटी है। 1 अनुपात की वैल्यू 1 है, तो 6 अनुपात की वैल्यू हमें पूछी है, क्योंकि इसकी उम्र पूछी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आ जाएगा। यानी कि इसकी उम्र 6 थी, 6 है वर्तमान उम्र, उसके पिता की उम्र 60 है, 10 साल पहले 50 थी। वही वैल्यूज आ गई, क्योंकि इनके बीच का अनुपात में भी अंतर उतना ही है जितना एक्चुअल में अंतर है। 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, एक संख्या का बहुलक व माध्य क्रम से 3 और 6 है, माध्यिका बतानी है हमें। कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। बहुलक आपको कितना दे रखा है, बहुलक आपको 3 दे रखा है, माध्यिका में निकालनी है x मान लेते हैं, और माध्य आपको 6 दे रखा है, इस प्रकार से। तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3x है, और ये आपका 12 हो गया। 12 उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, बराबर 3x है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5 आपकी क्या है, माध्यिका है। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्या एक वर्ग समचतुर्भुज है। तो देखो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक समचतुर्भुज के बारे में देखते हैं कि कौन किसके अंदर आ रहा है, वो पूछ रहा है। इसमें क्या बताया गया है उसने, क्या वर्ग एक समचतुर्भुज है, यानी कि वो कह रहा है कि वर्ग समचतुर्भुज के अंदर आता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप समचतुर्भुज में देखोगे, उसकी कंडीशन का पता करोगे। समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, यही एक कंडीशन है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। अब वर्ग में बात करते हैं, सेम चतुर्भुज वाली कंडीशन लगाएंगे, एक्स्ट्रा हो वो तो अलग बात है, मगर ये कंडीशन यदि लग गई तो वर्ग एक हमारा समचतुर्भुज है। तो देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, समचतुर्भुज की एक कंडीशन के बराबर हो गया, और वर्ग की आमने सामने की भुजाएं भी बराबर समांतर होती है, समान, तो दोनों कंडीशन लग गई। इसके लिए जितनी समचतुर्भुज की कंडीशन है उतनी वर्ग फॉलो कर रहा है। चाहे एक्स्ट्रा जो है कि इसका प्रत्येक को 90 का होता है, वो तो अलग बात है, तो मगर समचतुर्भुज के अंदर वर्ग बता रहा है वो है क्या, तो समचतुर्भुज की कंडीशन फॉलो करनी चाहिए जिसके अंदर आएगा। तो इसलिए ये सही है पॉइंट। दूसरा है कि आयत एक वर्ग है क्या। अब देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब कहा है कि आयत वर्ग के अंदर आता है क्या, तो आयत की भी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो ये गलत है। यदि इसका उल्टा दिया होता तो सही होता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहा गया है, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है। तो सारे चतुर्भुज ही है, चाहे समांतर हो, चाहे समलम हो, चाहे कोई भी हो, तो ये सही है। अब देखो समलम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें देखते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। अब क्या समलम चतुर्भुज में ऐसा होता है, समलम चतुर्भुज में दो भुजाएं तो समांतर होती है, मगर वो भी जरूरी नहीं है कि बराबर हो, तो इसलिए ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो ये भी हमारा गलत हो गया है। ठीक है, ये उसमें बराबर नहीं होती है और दूसरी भुजाओं का तो पता भी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी जो भेजे गए हैं किसी बच्चे के द्वारा, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत आ रहे हैं आपके। कि समलम चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, क्योंकि उसकी दो भुजाएं तो समांतर है, बाकी दो भुजाएं समांतर होती है, तभी वो समलम चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक पिता अपने बेटे के खाते में 50,000 धनराशि जमा की। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% दर है, चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% है, जब लड़का 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसका मूलधन नहीं, यहाँ पे मिश्र धन होगा। ठीक है, क्या होगा, मिश्र धन। क्या होगा यदि
उस समय उसकी आयु 16 वर्ष थी जब उसको पैसा जमा किया गया। यानी पिता ने एक अपने लड़के के खाते में जब वो 16 साल का था तो कुछ पैसा जमा किया। अब जब वो 2 साल बाद 18 साल का हो गया तो पूछा गया कि वो धनराशि कितनी हो गई। यानी कि घुमा फिरा के कहा गया है, सिंपल सा सवाल ये है, धनराशि 50,000 है, दर 5% है और समय 2 साल है। ठीक है, क्योंकि 16 से 18 2 साल हो गए। तो हम दर को कंपाउंड करते हैं चक्रवृद्धि में इस फॉर्मूले से x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये फॉर्मूला। तो देखो दर आपकी 5% है, 5 प्लस 5 इंटू 5 2 साल के लिए दर को कंपाउंड कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, ये आपका 10.25% दर आ जाएगी। दर हमने कंपाउंड कर दी है। अब सवाल आपका सिंपल बन गया है कि 50,000 का 10.25% आपको बताना है। ये 2 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगी, ये चारों की चारों जीरो इन जीरो से कट जाएगी। अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ब्याज कितना आ गया, 5,125 आ जाएगा। 5,125 रुपये आपका क्या आ चुका है, ब्याज आ चुका है। हमसे मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन किसके बराबर होता है, मिश्र धन किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा क्या था, 50,000 रुपए था और ब्याज आपका कितना है, 5,000 इतना है। दोनों को जोड़ दोगे 55,125, ये आपका आंसर हो जाएगा 55,125। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक सम अष्ट बहुभुज में का प्रत्येक कोण का माप बताना है आपको। तो देखो योग का फॉर्मूला क्या होता है, सभी कोणों के, सभी आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 × 9। कुछ लोगों ने इस प्रकार से याद कर रहा है कि n-2 × 180, दोनों एक ही बात है। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, n क्या है, हमारी नंबर ऑफ भुजाएं, भुजाओं की संख्या। तो n की वैल्यू आप किसी भी फॉर्मूले में रख दो, मैं चलो इसमें रख रहा हूँ, n की वैल्यू रख रहे हैं, कितनी रखोगे, 8 रखोगे। 8 - 2 × 180, घटाने पे कितना आ गया, 6 × 180। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 0 है। 8 18 छिके कितना होता है, 108 होता है, इतना आ जाएगा। सभी कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग इतना है। प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, प्रत्येक कोण का माप कैसे निकालोगे, कुल टोटल के अंदर जितना भी सभी कोणों का योग है उसमें नंबर ऑफ भुजाओं से भाग दे दोगे। 8 कोण है टोटल, तो प्रत्येक से भाग दे दिया, कितना आएगा, 8 एकम 8, 135 डिग्री आपका प्रत्येक कोण आ जाएगा। योग पूछता तो 1080 डिग्री आ जाता। तो इस प्रकार से ये हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इस प्रकार से ये सवाल था, इसका बार ग्राफ का सवाल था। इसमें ब्लू जो सबसे पहली बार दी गई आपको वो टोटल को व्यक्त कर रही है, दूसरे नंबर की जो ब्लैक बार दी गई है वो पास विद्यार्थियों को व्यक्त कर रही है, और तीसरे नंबर की जो रेड बार दी गई है वो आपको फेल विद्यार्थियों को व्यक्त कर रही है। अब देखो सवाल में क्या कहा गया है कि सभी 6, जितने भी कुल टोटल 6 है, सभी 6 के फैल का औसत, सभी 6 विद्यार्थी, ये देखो A B C D ये विद्यार्थी है, तो सभी 6 विद्यार्थियों के फैल का औसत। तो आप क्या करोगे, ये जो भी लाल लाल है इन सब की जितनी भी वैल्यू है इन सबको आप जोड़ लोगे और औसत निकालने के लिए 6 से भाग दोगे। मान लिया कितना आ गया, मान लिया हमारा औसत आ गया, ए से व्यक्त कर देते हैं एवरेज से कि ए आ गया औसत, सबको जोड़ा और 6 से भाग दिया तो जो हमारा एवरेज था वो ए आ गया है। ठीक है, पहली चीज। फिर कह रहे हैं औसत, औसत का प्रतिशत, सभी 6 फैल का औसत का प्रतिशत एफ के फैल से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, सभी 6 का फैल निकाल लिया। फिर f का भी फैल निकालना है। f का फैल कितना है, जितना भी दे रखा है, मान लिया कि f का फैल f ही है, इस प्रकार से मान लिया कि उसको हमने f मान लिया। तो अब कहा गया कि कितना प्रतिशत कम है वो, f के फैल से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि ये जो a एवरेज आया आपका, वो जो ये f वैल्यू आई है इससे कितना कम है, परसेंटेज में बताना है। तो कौन कम है, a कम है, किससे, f से।
तो घटा दिया सबसे पहले, और किस से, तो f से ही है तो नीचे भी f लगा दिया, इनटू 100। इस प्रकार से ये फॉर्मूला रखना था और वैल्यू आ जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25, ये हमारा आज का लास्ट सवाल। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो इस प्रकार से आपको एक DI दी गई थी जिसके अंदर दो आपको शायद शहर दिए गए थे A और B। आबादी आपको प्रत्येक शहर की दी गई थी, जैसे यहाँ पर A शहर है, उसकी आबादी कितनी दी गई थी, 4,10,400 इतनी दी गई थी, 4,10,400 दी गई थी। और यहाँ पे कहा गया है कि मेल और फीमेल का अनुपात दिया गया है 13:11, और वयस्क और बच्चों का अनुपात दिया गया है 5:3। अब उसने पूछा क्या है, वयस्क व बच्चों के बीच का अंतर पूछा गया है। अब देखो कुल टोटल आबादी में कौन रहते हैं, या तो हम कह देंगे मेल फीमेल रहते हैं, ठीक है, या फिर वयस्क और बच्चे दोनों मिलाकर रहते हैं, ठीक है। तो कुल टोटल वयस्क और बच्चों का अनुपात 5:3 है, तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये अनुपात 8 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 8 क्या है, कुल आबादी। कैसे, क्योंकि वयस्क और बच्चे मिलाकर ही तो कुल टोटल आबादी होती है। तो 8 की वैल्यू आपको 4,10,400 दे रखी है, इतना दे रखा है, 4,10,400 दे रखा है। तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, इनके बीच का अंतर दिया गया, अंतर कितने का, इनके बीच का 2 का है। एक अनुपात की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 से आप इसको भाग दे दोगे, 4,10,400/8 हो जाएगा। और हमें निकालना है अंतर, यानी कि 2 अनुपात की वैल्यू, तो 4,10,000 और फिर 400/8 इंटू 2 से काटोगे ये 4 आ जाएगा। 4 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 1,00,000, ठीक है। फिर आपका ये आपका 26,000, आप जब इसके अंदर भाग दोगे आपका 104 का यदि आप आधा करते हो 26, 1,02,600 ये आ जाएगा आपका, 1,02,600 ये आ जाएगा। इस प्रकार से इनका अंतर, रुपए नहीं है या आबादी, ठीक है। वयस्क और बच्चों के बीच का अंतर कितना आ गया है, 1,02,600 ये आ गया है। यदि मेल और फीमेल के बीच का अंतर पूछते तो हम कैसे निकालते कि इनका कुल टोटल कितना हो गया है, ये 13 और 11, 14, 24, कुल टोटल कितना हो गया 24, और इनके बीच का यदि अंतर पूछते हैं तो ये 2 का ही है। तो आप कहते हैं कि 24 की वैल्यू 4,10,400 होगी, 1 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू आप निकाल देते। तो इस प्रकार से तो आज के हमने 25 के 25 सवाल कर दिए। ये आपको कैसे लगे, और किसी सवाल में आपको गलती लिखती है तो आप, यदि किसी सवाल में आपको गलती लगती है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। और आज का पेपर आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है और एफर्ट यदि हमारा आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना तो बनता है। मिलते हैं इसी प्रकार के और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।